तो महाराष्ट्र में बारिश अब राहत नहीं बल्कि बड़ी आफत बन गई है। खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते मुंबई पानी पानी हो गई है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। एक तरफ मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने सड़क और रेल दोनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हो गया। वहीं खंडाला में रेलवे ट्रैक के पास हुए लैंडस्लाइड से मलबा और विशाल पत्थर पटरियों पर आ गिरे, जिससे कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। ये सभी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुणे में भी हालात चिंताजनक है। उधर पालघर में भारी बारिश ने रेलवे ट्रैक को पानी में डुबो दिया और नाला सुपारा में भी सड़कों पर इतना पानी भर गया कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल हो गया। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ भी गिर गए। तो भारी बारिश से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास हुआ। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई। इसके चलते एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति बन गई। मुंबई की तरफ आने वाली गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से रास्ता खोलने में जुटा हुआ है और साथ ही आपको बता दें, लोगों से अपील की गई है कि वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाले रास्ते का इस्तेमाल फिलहाल ना करें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद होने के साथ ही भारी बारिश की वजह से पानी पानी हर जगह देखने को मिल रहा है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर इतना पानी भर गया कि पूरा एक्सप्रेसवे किसी नदी या कहें कि कोई तालाब जैसा नजर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ खंडाला में रेलवे ट्रैक के पास लैंडस्लाइड होने से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सीधा ट्रैक पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा पर भी असर देखने को मिला है। इस वक्त आपको बता दें, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। देखिए, मैं दिखा जाऊंगा, ये रूट जो है मुंबई की तरफ जाता है, तो पूरे रूट को अब बंद कर दिया गया है और प्रशासन की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ताकि इस रूट को दोबारा शुरू किया जा सके। देखिए, पूरा जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिस तरीके से प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मलबे को जल्द से जल्द हटाया जा सके ताकि लिंक को शुरू कर। देखिए, ये जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, बहुत मजबूत हिस्सा था, ये हिस्सा ऊपर वाले पार्ट पे लगा हुआ था, वहां से ये गिरते हुए लैंडस्लाइड की वजह से ये गिरते हुए ये बड़ा हिस्सा यहाँ पे गिरता है। अब इस हटाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन युद्ध स्तर पर इस पे काम कर रहा है और जल्द से जल्द इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो मौसम है, बारिश हो रही है, विजिबिलिटी कम है, बहुत तेज बारिश हो रही है, उससे लगता है कि इसको हटाने में कई घंटे लग सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, तेज बारिश की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उस वक्त कैसा नजारा था जब ये तस्वीर सामने आई, बता रहे हैं विवेक गुप्ता। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इस समय हम पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं और ये जो इलाका है वो लोनावला और पुणे के बीच में खड़े हैं और ये देखिए, मेरे पीछे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ये नज़ारा है। ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे पे देखिए, पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाड़ियां जो हैं इस वजह से खराब हो चुकी हैं, कई गाड़ियां, और देखिए एक भी गाड़ी वहां से हिल नहीं रही है क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गाड़ियां खराब हो चुकी हैं एक्सप्रेसवे पर। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से जाम है। ये जो रास्ता है वो पुणे से मुंबई की तरफ जाता है। अब देखिए, अगल बगल चारों तरफ खेत हैं, खेत में पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। अब पानी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते सीधे हाईवे पर भी आ गया है।
वहीं लगातार बारिश से मुंबई शहर की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। अंधेरी सबवे को पानी भरने की वजह से बंद करना पड़ा। आलम ये रहा कि आसपास के इलाके भी लबालब हो गए और मकानों और दुकानों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के पालघर में आसमान से लगातार बरस रही बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश की वजह से पालघर रेलवे स्टेशन का ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब गया है। पटरियों पर जल भराव होने की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि रेलवे प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। वहीं नाला सुपारा की बात करें तो यहाँ का हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और जो तस्वीरें सामने आई उनमें यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि यहाँ सड़क कहाँ है, क्योंकि तस्वीरों से लगा कि ये सड़क नहीं बल्कि कोई दरिया हो। बिहार को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे मैं अभी नाला सोपारा के पूर्व इलाके में, यहाँ पे गाला नगर है, शिरडी नगर है, यहाँ पे सब जगह पानी भरा है। मैं अभी राजनगर में उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं एक पुलिस वाले कर्मी है, पुलिसकर्मी है, अपने राह यहाँ से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भरे पानी से बेचारे आ रहे हैं। हम उससे बात करेंगे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं सर? जी जस्ट मैं घर पे जा रहा हूँ। हाँ। मैं अभी आया हूँ, मैं बस यहाँ से नालासोपारा स्टेशन से पूरा पानी भरा है। आप कहाँ पे ड्यूटी पे हैं? मैं बैंड्रा में हूँ। बैंड्रा से आ रहे हैं। Yes. कितना बारिश जो है वहाँ कितना पानी भरा है? बहुत पानी भरा है। मोस्ट ऑफ कैसे आए? मैं अभी ये ट्रेन से आया। हाँ। तो वहाँ से वॉकिंग करके आया हूँ। कहाँ जाने वाले अभी? अभी घर पे जा रहा हूँ। कहाँ पे? ये लोटस की तलाव के पास। आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी बैंड्रा से अपनी ड्यूटी निभा के आ रहे हैं और कितनी उनको तकलीफ हो गई है, क्योंकि उनको बोलने को भी अभी नहीं हो रहा है। कितनी परेशानी हो गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी देख सकते हैं यहाँ से स्टेशन तक में पूरी पानी भरी हुई है और दूसरी चीज़ है कि यहाँ के लाइटें भी नहीं है। रात से ट्रांसफार्मर सब देखिए पूरे पानी में भीगा हुआ है और जितने भी गटर के नाले चेम्बर वगैरह जितने भी हैं कुछ भी चीज़ कुछ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से पब्लिक सर्वाइव करे तो कैसे करे? तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके इसी तरह से जलमग्न हैं, लेकिन मुंबई के लोगों को कल से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मौसम विभाग के साइंटिस्ट बिक्रम सिंह ने कहा कि कल तक के लिए मुंबई में रेड अलर्ट है, लेकिन उसके बाद राहत मिलेगी। हालांकि 15 जुलाई के बाद फिर से मानसून के एक्टिव होने की भी उम्मीद जताई गई है। मुंबई में मैं कहूंगा कि कल से जो बारिश में उसमें तो राहत मिलेगी। थोड़ा आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक या एका दुक्का जगहों में जो हैवी रेन है वो मिल सकती है, इतना तक तो रहेगा कल परसों में भी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है आज भी है और कल तक भी वो रहेगी, तो उसकी वजह से भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ट्रीज है वो अपरूट हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं दिक्कत हो जा रही है, कोई लोग चपेट में भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग विंड की लिहाज से तो कल भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा मुंबई में। बाकी रेनफॉल एक्टिविटी कल से कम हो जाएगी, लेकिन हाँ आज जो है आज 24 आवर्स के लिए कल मॉर्निंग तक के लिए अगर देखेंगे तो हमने रेड अलर्ट वो रखा है मुंबई के लिए। 7 तारीख के बाद देखें, 7 के बाद देखेंगे तो जो कोंकण एंड गोवा रीजन उसमें तो बारिश ठीक ठाक मिलती रहेगी, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट्स उसमें थोड़ा कमी आएगी, ये बात है। आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड एक्टिविटी रहेगी, लाइट मॉडरेट तक की ही रहेगी। और उसमें 15 तारीख के बाद देखेंगे तो फिर से जो एक सर्ज आएगा मानसून का, तो तब आपको बारिश की एक्टिविटी वापस देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के बाद रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां किश्तवाड़ में देर रात बादल फटने से सैलाब आया और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहां से जो वीडियो सामने आ रहा है और उसे जिसने भी देखा है उसके रोंगटे खड़े हो गए। बादल फटते ही मलबे के सैलाब ने क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट को अपने चपेट में ले लिया और इसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आई हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बादल फटने से पत्थर और पानी तेजी से सड़क की तरफ आए, जिससे जम्मू किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें तमाम आरोपों के बीच आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है, जिस पर देश भर की नजरें टिकी हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक है। इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर चर्चा के साथ साथ उनकी जगह कौन लेगा इस पर भी विचार किया जा सकता है। दोनों ने चढ़ावा चोरी विवाद के बीच नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ने की जो बात है वो पहले ही सामने रख दी है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या है, इस बैठक में क्या हो सकता है, पूरी जानकारी दे रहे हैं अमित सिंह।
इस वक्त अभी भी जो है ट्रस्ट की बैठक चल रही है और ट्रस्ट की बैठक की जो अध्यक्षता है वो नित्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं वो बैठक कर रहे हैं। और आप कितना प्रभावी आज का बैठक होने वाला है इसी से आप अंदाजा लगाइए। जो बैठक अभी इस वक्त अंदर चल रहा है, नित्य गोपाल दास एडमिट थे अस्पताल में, बोलने में उनको तकलीफ थी और फिर भी वो फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। पहले ये खबर आई थी कि वो वीसी के जरिए प्रेजेंट होंगे, लेकिन नहीं, वो फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनको वोटिंग की राइट है, इस ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं जिनको वोटिंग की राइट है, वो सभी यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एसीएस होम अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट के संजय प्रसाद, वो और जो तमाम दूसरे नॉमिनीज हैं ट्रस्ट के, वो वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। निपेंद्र मिश्रा वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। बैठक लगातार चल रही है और जो सबसे बड़ा एजेंडा इस बैठक का है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन का है। जाहिर तौर पे उस पर चर्चा होगी और एसआईटी जो 6 दिन तक जांच की राम मंदिर परिसर के अंदर और उसके बाद जो ट्रस्ट के अधिकारियों से, चंपत राय से, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन तमाम लोगों से जो पूछताछ की और उसके बाद जो डिटेल 6 दिन का एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री दफ्तर को दिया, उस रिपोर्ट पर भी अंदर यहाँ पर चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे जो मंदिर परिसर जिस तरीके से देखरेख की जाती है वो उस पर भी गंभीर सवाल एसआईटी की बैठक, एसआईटी की रिपोर्ट में उठाई गई है और इसी वजह से जो है उस पर चर्चा होगी। और चंपत राय और अनिल मिश्रा का रेजिग्नेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे और तमाम दूसरे विपक्षी पार्टियां उस सवाल उठा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसका जवाब लगातार दे रहे थे, बीजेपी के नेता जवाब दे रहे थे। फिलहाल बैठक चल रही है। चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। लगातार चौथे दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाजार का पूरा अपडेट अब दे रही है रक्षा रावत। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और लगातार चौथे दिन भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए। आज की तेजी की अगर बात करें तो यहाँ पर निफ्टी में 150 अंकों से ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है, लेकिन आज लीड किया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पर 350 अंकों से ज़्यादा के मूव्स देखे गए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इन्होंने भी बाजार को काफ़ी अच्छे ढंग से सपोर्ट किया। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर रियलिटी में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटो, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ये सारे सेगमेंट थे जहां पर काफ़ी अच्छे गेन्स देखने को मिले। लेकिन आज आईटी में हल्की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी हमको गिरावट देखने को मिली। कैपिटल मार्केट में भी करीब 1% के डाउन साइड देखने को मिले। लेकिन आज निफ्टी की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे बिजनेस अपडेट आई HDFC बैंक्स के और यहाँ पर रिवॉर्ड किया मार्केट ने और 3.5% से ज़्यादा के मूव्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज ऑटो, हिंडाल्को और ONGC जैसे काउंटर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। लेकिन आज डिसअपॉइंटमेंट कहां से आई? TCS, मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स थे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इसके जो QN अपडेट्स थे मार्केट को पसंद नहीं आए और यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज प्राइवेट बैंकों में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC और जो बंधन बैंक था, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला। लेकिन एक और थीम थी जो आज चल रही थी, वो है पावर शेयर। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कुछ काउंटर्स है जैसे हिताची, सीमेंस और जी पावर, जहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। इसके अलावा आपको बता दें बाजार का फोकस आज प्राइवेट बैंक्स पर रहा। Q1 अपडेट के बाद कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। HDFC बैंक बाजार का हीरो रहा तो वहीं कोटक बैंक की जमकर पिटाई हुई। पूरी डिटेल बता रही हैं नूपुर। बिल्कुल, HDFC बैंक का Q1 का अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और दूसरी तरफ कोटक का आपको डिपॉजिट के तौर पर काफ़ी कमज़ोर नजर आएगा कंपैरिजन टू सारे बैंक्स। इसीलिए दोनों में आपको जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। HDFC के साथ शुरुआत करें तो ग्रॉस एडवांसेस करीबन 15.4% की बढ़त यहाँ पर आती हुई नजर आई है। डिपॉजिट्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 15% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको वहाँ पर भी दिखेगी। कासा डिपॉजिट्स में 9.4% की ग्रोथ देखने को मिली और कुल AUM भी देखें तो 12.4% बढ़ के करीबन 31 लाख करोड़ के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस की माने तो बर्नस्टीन का आउट परफॉर्मेंस का कॉल है, 1150 रुपए के लक्ष्य देते हुए दिखे और जेफरीज की भी बात करें तो बाई की रेटिंग है, 1050 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पे बर्नस्टीन की तरफ से आते हुए दिखा है। उनका मानना है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी और बैंक का फोकस भी इसी पर रहने वाला है। LDR और NIM की बात करें तो काफ़ी स्थिर रहने का पर फोकस है। बैलेंस शीट के मुकाबले NIR ग्रोथ पर हो सकता है थोड़ा दबाव आगे चलकर देखने को मिले, लेकिन जेफरीज के एस्टिमेट्स
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY27 में 13% की लोन ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो 15% की ग्रोथ FY27 में देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ कोटक बैंक के अपडेट में जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है वो निराशाजनक रही है इस क्वार्टर में। हालांकि नेट एडवांसेस देखें तो 15% की बढ़त आपको वहाँ दिखेगी, लेकिन जो कुल डिपॉजिट्स है वहाँ पर सिर्फ 11.7% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो काफ़ी डिसअपॉइंट रही है, इनफैक्ट फ्लैट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसकी वजह से जो कासा रेशो है वो 40.3% के पास आते हुए नजर आए और बैंक का जो CD रेशो है वो भी बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। तो डिसअपॉइंटमेंट कोटक की तरफ से, आउट परफॉर्मेंस HDFC की तरफ से। साथ ही पहली तिमाही के अपडेट के बाद रियलिटी शेयर्स पर बाजार का खास फोकस रहा। आशीष से जानते हैं रियलिटी शेयर्स ने कैसे अपडेट पेश किए हैं। देखिए अच्छे अपडेट्स हैं और अक्रॉस हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर सेगमेंट्स में आप देखें तो ग्रोथ आपको बढ़िया ही देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ रियलिटी स्पेस के स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े से ऑफ आइज हो गए, मिसाल के तौर पे शोभा, लेकिन यहाँ पर अगर आप गाइडेंस के लिहाज से देखें तो नंबर्स आए वो बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले शोभा की बात कर लेते हैं तो प्री सेल्स में आपको 74% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर 64% की बढ़त है, 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। और बढ़िया बात है कि जो बिक्री हो रही है वो बेटर रियलाइजेशंस के साथ हो रही है, ऑलमोस्ट 9% की बढ़त है और 15,655 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास के जो रियलाइजेशंस हैं यहाँ पर ये देखने को मिले। लेकिन जो लॉन्च की गाइडेंस FY27 के लिए ये की मॉनिटरेबल है कि इसके ऊपर कितना खरा उतर पाते हैं। तो 10 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की जो गाइडेंस है इन्होंने दी और 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट के जो लॉन्चेस हैं इससे एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो रहा शोभा, लेकिन ओबरॉल रियलिटी ये स्टॉक लगातार हमारे रडार पर रहा है, काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। अब अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से आप देखें तो MMR फोकस्ड कंपनी और अब नॉर्थ में भी अपना दबदबा बना रही है, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। 360 नॉर्थ यहाँ पर अगर आप देखें तो 8,109 करोड़ के आसपास की जो ग्रॉस बुकिंग है ऑलरेडी मिल चुकी हैं और 13.5 लाख स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया की जो बुकिंग्स हैं ये मिली हैं। और साथ में अगर आप देखें तो इसकी जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 360 नॉर्थ की है ये ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के आसपास के। थोड़ी देर पहले TV18 पर मैनेजमेंट भी था, उनकी तरफ से भी बड़ी कॉन्फिडेंट अपडेट्स हैं, गाइडेंस बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। तो ये भी स्टॉक आप देखें तो 1.25% की तेज़ी दिखा रहा है। रेमंड रियलिटी कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन इनके पास प्रोजेक्ट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। प्री सेल्स की बात करें तो 129% की बढ़त, 700 करोड़ का आंकड़ा है। कलेक्शन 47% बढ़कर 550 करोड़ के करीब यहाँ पर देखने को मिले। और ये बता रहे कि जो इनकी ग्रॉस बुकिंग है ये 380 करोड़ से बढ़कर 1097 करोड़ हो गई है। कंपनी का जो नेट कर्ज है 827 करोड़ हो गया है और FY27 के लिए एबिटा मार्जिन की जो इनकी गाइडेंस है ये 17 से लेके 19% की। एक और कंपनी है मैक्स एस्टेट्स, ये दिल्ली NCR फोकस्ड ही है, नॉर्थ की कंपनी है और इसका अपडेट बहुत बढ़िया। और आपने जब स्टॉक्स मेंशन किए तो सबसे बड़ा मूव यहीं पर देखने को मिल रहा था। अब प्री सेल्स 5 गुना बढ़कर 1100 करोड़ के आसपास आ गई है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 43 मिलियन स्क्वायर फीट से बढ़कर 487 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है। तो जो नए लॉन्चेस है इसका बड़ा फायदा Q1 में यहाँ पर देखने को मिला। जो 600 करोड़ की सेल्स है, 500 करोड़ के आसपास के कलेक्शन देखने को मिले, रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट है और गुरुग्राम में नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं तो इसका भी एक बड़ा फायदा है। फिलहाल अगर आप देखें तो पूरे रियलिटी पैक को मैक्स एस्टेट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। और शोषण सामग्री के विज्ञापन दिखाने के मामले में IT मंत्रालय ने मेटा का कड़ा नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने मेटा को ऐसे सारे विज्ञापन हटाने और 7 दिन के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के ऊपर आरोप लगे हैं कि कंपनी ने बाल यौन शोषण से जुड़े हुए विज्ञापन लिए और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाए। सरकार ने इसको लेकर के कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा है कि इससे जुड़े हुए जो भी सामग्री उनकी वेबसाइट्स पर है उसको तुरंत हटाए और इसके साथ साथ उनको प्रमोट करना पूरी तरह से बंद करे। कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त भी दिया गया। सरकार ने कंपनी को कड़ी चेतावनी दी कि कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अपना एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। कंपनी का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसे जो भी विज्ञापन आते हैं, वीडियोस आते हैं, उनकी छानबीन करती है। उसके बावजूद कंपनी के करीबन 35 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड यूजर है जो अपराधी हैं वो इनके पीछे छिप जाते हैं। कंपनी लगातार ऐसे लिंक को हटाने की कोशिश करती रही है। कंपनी एक्सपर्ट के साथ मिलकर के आगे भी इसके ऊपर काम करती रहेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि जो कंपनी कर रही है वो पूरी तरह से सही नहीं है। कंपनी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती
सकती है। इसके साथ साथ जो बाल संरक्षण आयोग है उसने भी कंपनी को नोटिस भेजा है, कंपनी से जवाब मांगा है। अगर कंपनी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर बहुत जल्दी कड़े एक्शन सरकार की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कैसे, एड रिव्यू सिस्टम फेल क्यों हुआ और आगे दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इन्हीं जरूरी मुद्दों पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। आज से 11 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली से जकार्ता के लिए रवाना हो गए हैं। 7 जुलाई को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा वे प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। आगे के दौरे में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में शिखर सम्मेलन और न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय चर्चाओं में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।